नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। 18 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गया है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने मायावती, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के प्रचार करने पर रोक लगा दी है। रोक के बावजूद भी नेता जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी ने सांकेतिक रूप में एक बजरंग बाण छोड़ दिया। राम भक्त हनुमान की भक्ति में योगी। लखनऊ के हनुमान मंदिर में सीएम योगी। हनुमान मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने शीश नवाते योगी और फिर बैठकर लग रहा था कि बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं योगी। सीएम योगी का मंदिर में जाना आम बात है, लेकिन चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद महाभारत 2019 के माहौल में अचानक हनुमान मंदिर का दौरा बहुत कुछ कहता है। अली और बजरंगबली विवाद के बाद चुनाव आयोग ने सीएम योगी के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दिया है। रोजाना कई रैलियां करने वाले सीएम योगी 72 घंटे तक खामोश रहेंगे। कहते हैं ऐसी संकट की घड़ी में बजरंग बाण का पाठ बहुत कारगर साबित होता है और जिस बजरंगबली को लेकर विवाद खड़ा हुआ उसी की शरण में बैठकर सीएम योगी ने सांकेतिक रूप से बजरंग बाण छोड़ दिया। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बजरंग बाण चालीसा शुरू होता है। सीएम योगी ने भी इसी तरह हनुमान जी को याद करते हुए मंदिर में पाठ शुरू किया और जितनी देर में बजरंग बाण का पाठ होता है सीएम योगी उतनी ही देर तक बैठे रहे और चालीसा पढ़ते रहे। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कवन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। कहते हैं बजरंग बाण का प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना राम भक्त हनुमान इसके प्रयोग में हुई त्रुटि को क्षमा नहीं करते हैं। छोटी मोटी समस्याओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही किया जाता है और इसमें सावधानी रखने की जरूरत होती है। कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जयंती या फिर मंगलवार या शनिवार को ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और सीएम योगी चुनाव आयोग के बैन के बाद मंगलवार को सुबह ही बजरंगबली के शरण में पहुंच गए थे। हनुमान जी को याद करने के बाद सीएम योगी उठे और मंदिर से बाहर निकल गए। मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन योगी एक शब्द नहीं बोले और बिना बोले ही लाखों बात कह गए। चुनाव आयोग की मर्यादा भी रख ली और बजरंग बाण भी छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आपको ये भी बता दें कि लखनऊ के बाद अयोध्या में योगी का हनुमान दर्शन का कार्यक्रम है और ग्राफिक के जरिए समझिए। हनुमान पूजा के साथ ही संतों से इस बीच मुलाकात भी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तकरीबन 10:45 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम और रामलला दर्शन का कार्यक्रम भी इस बीच है। हनुमान गढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे, वहीं दिगंबर अखाड़े में संतों से मुलाकात और दोपहर में भोजन का कार्यक्रम रहा गया है। आपको बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास से इस बीच मुलाकात करेंगे और रात में देवी पाटन में ठहरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह मायावती पर भी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है। लिहाजा बैन के चलते बसपा सुप्रीमो आगरा में हुई रैली में नहीं पहुंची। रैली में गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मायावती की अनुपस्थिति में उनके भतीजे आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला और अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया। गठबंधन से टकराएगा चूर हो जाएगा, जो गठबंधन से टकराएगा चूर हो जाएगा। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारी वोटों से जितवाएंगे। सामने वाले की तुम्हारे जो कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अभी से
ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। मंच था, मौका था और माहौल था, लिहाजा राजनीति के पहले अध्याय में ही चुनाव आयोग पर प्रहार कर आकाश ने जता दिया कि राजनीति के रण में उनके तेवर कुछ तीखे रहने वाले हैं। ये हाथी चुनाव चिन्ह तथा आरएनडी का हैंडपंप चुनाव चिन्ह, इस सामने वाले बटन को दबा के इनको भारी वोटों से जितवाएंगे। सामने वाले की तुम्हारे दुख रहेंगे कि नहीं कराएंगे? तभी से ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। चुनाव आयोग के प्रतिबंध के चलते बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आगरा रैली में नहीं पहुंच पाईं, तो उनकी कसर भतीजे आकाश ने पूरी की। चुनावी रण का आगाज करते हुए आकाश आनंद ने 3 मिनट के छोटे से भाषण में अपने आक्रामक अंदाज से जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया। तो बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह तथा आरएनडी का हैंडपंप चुनाव चिन्ह, इस सामने वाले बटन को दबा के इनको भारी वोटों से जितवाएंगे। आगरा में हुई गठबंधन की विशाल रैली में सबकी नजरें आकाश पर थीं। जय भीम नारे के साथ भाषण की शुरुआत करते हुए आकाश ने कहा कि वो पहली बार मंच पर भाषण देने आए हैं। जय भीम। मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार आया हूँ। सार्वजनिक तौर पर पहली बार जनता से रूबरू हुए आकाश ने रैली में आए लोगों से विरोधियों की जमानत जब्त करने की अपील भी की। सामने वाले की तुम्हारे दुख रहेंगे कि नहीं कराएंगे? तभी से ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। भले ही आकाश आनंद ने आगरा शहर से अपने सियासी सफर की शुरुआत की हो, मगर मायावती उन्हें राजनीति में उतारने के संकेत पहले ही दे चुकी थी। हालांकि मैं अपने परिवार को राजनीति से दूर रखती हूँ, लेकिन उस चप्पल ने मुझे ये प्रेरित किया कि अब मुझे इस लड़के को राजनीति में जरूर तैयार करना है। हालांकि सभा को संबोधित करने का मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा, ये खुद आकाश ने भी नहीं सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बुआ के पदचिन्हों पर आकाश। और अब बात उन 2 सीटों की जो तीसरे चरण की सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं। कहीं लड़ाई एक तरफा दिख रही है तो कहीं टाइट फाइट है। जी, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी और फिरोजाबाद सीट की। जरा समझिए यहां के लोग इन दोनों सीटों के बारे में क्या कह रहे हैं। मैनपुरी, ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। कहते हैं जब से मुलायम सिंह ने यहां से चुनाव लड़ना शुरू किया है, उनके किले में आज तक कोई सेंध नहीं लगा पाया। और इस बार भी मुलायम सिंह के सामने सिर्फ बीजेपी है। कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। शिवपाल भी भाई की खातिर मैनपुरी के मैदान से हट गए हैं। वही जाएगा जो महिला की सुरक्षा करेगा, महिला के सम्मान, मतलब मुसलमान महिलाओं के सम्मान की जो बात करेगा, उनके हक के लिए करेगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जाएगा। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से 4 बार सांसद रहे। 1996, 2004 और 2009 में चुनाव जीत चुके हैं। साल 2014 में मैनपुरी के साथ ही आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। मुलायम ने दोनों ही सीटों से जीत हासिल की। बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव जीतने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी जीत नेताजी की हो जी। जो मीडिया 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि यादव लैंड जी, ये मीडिया की और बीजेपी की भाषा है जी। ये यादव लैंड नहीं, समाजवादी लैंड है। अब तो बसपा का साथ है जी, तो अभी महागठबंधन की आंधी चल रही है जी। मैनपुरी के जातीय आंकड़ों पर निगाह डालें तो यहाँ करीब 4.25 लाख यादव मतदाता हैं। शाक्य मतदाताओं की संख्या करीब 3.25 लाख है। क्षत्रिय 2.25 लाख और ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद करीब 1,10,000 है। दलित वोटों में सबसे ज्यादा 1,20,000 जाटव मतदाता हैं। करीब 1 लाख लोधी, 70,000 वैश्य और 55,000 मुस्लिम मतदाता हैं।
यहाँ खासतौर से तो बहुत लड़ाइयाँ पीछे भी हो चुकी हैं सदैव से। यहाँ परंपरागत जो वोट है नेताजी का लगभग 25-30% तो वही है यादव मतदाता 100% नेताजी के हमेशा साथ रहता है, चाहे कोई किसी दल से लड़ ले या कोई व्यक्ति लड़ ले, लेकिन वो सदैव उन्हीं को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ही जितना भी वंचित वर्ग है या दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि बीएसपी का तो गठबंधन है इस समय, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई दिखाई दे रहा हो जो नेताजी के सपोर्ट की बात न कर रहा हो। तो चूंकि जनपद में विकास और सारी योजनाएं उनकी सरकार के रहते इतनी चली हैं कि सारे लोग, सभी वर्गों के लोग नेताजी को सपोर्ट कर रहे हैं। एसपी पिछले चुनावों में यादव, शाक्य और मुस्लिम मतों के समीकरण पर चुनाव जीतती आई है, लेकिन बीजेपी ने 2014 के बाद से सेंधमारी शुरू कर दी है। हालांकि मुलायम सिंह यादव के सामने अभी तक किसी भी दल का उम्मीदवार यहां से जीत हासिल नहीं कर सका है और इस बार भी सिर्फ बीजेपी मैदान में है। बहुत भारी मतों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय मुलायम सिंह जी की जमानत जब्त करने का काम करेंगे। सैफई परिवार का जब भी कोई लड़ाए तो लाखों से उसकी जीत हुई है, इतना दावा आप किस? अरे यार जमानत चला गया, वो उस समय उनकी सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, ईमानदार कार्यकर्ताओं की सरकार है, इसलिए एक भी वोट लुटने नहीं देंगे, पिटने नहीं देंगे। फिरोजाबाद यादव पट्टी की फिरोजाबाद सीट पर युद्ध सबसे रोचक है। यहाँ पर परिवार में ही वॉर है। समाजवादियों के इस गढ़ में समाजवादी ही आमने सामने हैं। चाचा के सामने भतीजा खड़ा है, या यूं कहें कि चाचा इस बार भतीजे अक्षय और भाई रामगोपाल को एक साथ पटकनी देना चाहते हैं, क्योंकि इनके सपा से बाहर होने के पीछे रामगोपाल की राजनीति की ही चर्चा होती है। और बड़े नेता हैं रामगोपाल जी, तो उनमें और शिवपाल जी के बीच में लड़ाई है, ये कोई अच्छे और उनके बीच में नहीं है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी के बागी नेता और रामगोपाल यादव के भाई शिवपाल यादव भी ताल ठोक रहे हैं। 2014 में अक्षय यादव ने यहां बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन महाभारत 2019 में भतीजे के सामने चचा का चैलेंज है। कुछ तो बात करते हैं साइकिल की, कुछ करते हैं चाबी की वो लोग बात करते हैं जिनका पहुंच जो है रामगोपाल जी तक नहीं हो पाती है और शिवपाल से इजीली मिल लेते हैं। तो इस आधार पर लोग शिवपाल को सॉफ्ट कॉर्नर मानते हैं और रामगोपाल जी को हार्ड कॉर्नर मानते हैं। तो इसी आधार पर लोग बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2009 में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने चुनाव जीता, तो 2014 में समाजवादी पार्टी ने फिर कब्जा जमा लिया और अक्षय यादव को कुल 48.4% यानी 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 38% वोट हासिल हुए। इस बार जहां इस सीट पर बीजेपी चुनौती दे रही है, वहीं शिवपाल भी अपने बड़े जनाधार के साथ रेस में हैं। इस आधार पे माने तो शिवपाल जी का बड़ा पल्ला भारी दिखाई पड़ता है। जी का जो वोट है वो तो मोदी जी के साथ ही जाएगा। मोदी जी के जिस तरह के यहाँ से कार्य किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, एयर स्ट्राइक हो, तमाम जो पाकिस्तान या विदेशी नीति पर जो भी काम किया हो, तो सारे वोट तो मोदी जी के साथ ही जाना चाहिए। यादव बाबू सीट है, भतीजे खुद लड़ रहे हैं, तो लड़ने दो, उनसे क्या है हमको तो मोदी सरकार चाहिए। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक फिरोजाबाद क्षेत्र में यादव के साथ ही 15% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, यानी मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पर निर्णायक स्थिति में है। 2019 के चुनाव में भी इस सीट पर मुस्लिम, जाट और यादव वोटरों का समीकरण बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये अक्षय यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। इन्होंने 5 साल तक दलितों की बस्ती में कोई काम नहीं कराया, न ये शकल दिखाने तक के लिए यहाँ नहीं आए। इस बार दलित वोट जो है माननीय मोदी जी की तरफ आकर्षित हो रहा है। फिरोजाबाद के जसराना और सिरसागंज में सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, जो गठबंधन के साथ खड़े दिख रहे हैं। साथ ही मुस्लिम और दलित वोट भी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर लोध और ठाकुर मतदाता के साथ अन्य जातियां बीजेपी के पक्ष में लामबंद दिख रही हैं। अब एसपी गठबंधन और बीजेपी के बीच शिवपाल के आ जाने से यहां लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। कहीं इन्हीं दोनों की लड़ाई में कहीं तीसरा कोई व्यक्ति
आगे न निकल जाए, ऐसी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब बात गांव डगर की। न्यूज़ 18 लगातार गांव के लोगों के मिजाज को समझने के लिए दौरा कर रही है। पहले और दूसरे चरण के गांव का जायजा लेने के बाद न्यूज़ 18 की टीम झांसी में भी पहुंची। वहां के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये समझिए। चुनावी बयार में बुंदेलखंड के क्या हालात होते हैं, चुनावी बयार में बुंदेलखंड का क्या मिजाज होता है, इसकी पड़ताल के लिए हम यूपी और एमपी की सीमा के सटे एक गांव शंकरगढ़ में आए हैं। इस गांव का नाम शंकरगढ़ है। इस गांव की जो आबादी है वो तकरीबन 750 के आसपास यहाँ पर वोट है। और जातिगत अगर हम समीकरण की बात करें तो इस गांव में राजपूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती है। फिलहाल आज हम इस गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हमारे साथ एक ग्रामीण हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि चुनाव के दौरान इस गांव में लोग आते हैं, वादे करते हैं, पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। हमारे साथ एक गांव वाले हैं। बाबा ये बताइए, शंकरगढ़ गांव में क्या क्या समस्याएं हैं आप जब से यहाँ रह रहे हैं? जो समस्याएं हैं वे पूरे नहीं होते हैं। कोई कह जाते हैं कि हम अब ये करेंगे, कोई कहते हैं हम पानी करेंगे, कोई हेडपंप लगाएंगे, कोई जाएंगे, कुछ नहीं होता है। कितने साल से आप इस गांव में रह रहे हैं? यहाँ पर इस गांव में कितने साल से आप रह रहे हैं? 50-60 साल हैं यहाँ गाँव। 50-60 साल के दौरान बहुत सारे चुनाव हुए, कई नेता आए होंगे। क्या आपको कभी लगा कि यहाँ पे कोई विकास कार्य हुआ है? कुछ नहीं हुआ, जैसा हो रहा है तैसा ही हो रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में? सब समस्या है, सब खेती पाती पथरे है, जितने हो पाओ मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, पानी की क्या समस्या गाँव में? पानी की बिल्कुल नहीं है, पानी है ही नहीं है। किसान यहाँ का कैसे खेती करता है? वो तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा हो, सब पूरा जितने खाबे लाख हो जा नहीं, ज्यादा विकास नहीं है। अच्छा, 5 साल पहले भी चुनाव हुए, क्या समस्या थी और क्या लगा कि कोई विकास काम यहाँ हुए भी है गाँव में? हमारे तो ख्याल में कुछ नहीं है। तो ये हमारे साथ एक ग्रामीण है जो 50-60 साल से शंकरगढ़ गांव में रह रहे हैं। इनका कहना है विकास कार्य नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए हैं। हम चलते हैं गांव जहां जहां क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या जरूरतें हैं। फिलहाल इस गांव में हम आपको आगे इस गांव के अंदर ले चलते हैं जहां पे हमारे साथ बहुत से ग्रामीण होंगे। तमाम समस्याएं आएंगी, क्या काम हुए हैं, क्या होने बाकी हैं, उन सब को हम आपको आगे बताते हैं। फिलहाल हम गांव के अंदर आ गए हैं और हमारे साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं। उसमें किसान हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप खेती करते, किसानी करते हैं, ऐसे में इस गांव के किसानों की समस्याएं हुई, कितनी दूर हुई और अभी क्या बरकरार भी है कुछ? अभी तो ये बरकरार है, पानी की बहुत समस्या है। पानी है नहीं गाँव में कहीं पे। कई बार आते हैं लोग कि हम नहर लगवाएंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे, कोई काम नहीं हुआ है। तो पानी की सबसे समस्या है। फिर खेती का क्या हाल होता है जब पानी नहीं है तो खेती का हाल ये है कि बोर हैं, बोर चल रहा है, उनसे भराते हैं। इस साल वर्षा हो गई तो हो गई खेती, ना अभी पर साल नहीं हुई थी। क्या क्या जरूरतें हैं? सरकारों ने कुछ मदद करी किसानों की? किसानों की अभी कोई मदद नहीं हुई, बस वही 2-2 हज़ार रुपये आए हैं खाते में। तो ये जो वादा किया 2,000 रुपये पूरा हुआ? हाँ, वो तो हुआ है। इसके अलावा और क्या आप उम्मीद? हमें यही उम्मीद है पानी की समस्या सॉल्व हो जाए। हमारे साथ इस गांव में नौजवान भी खड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। आप नौजवान हैं, क्या लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं नौजवानों के लिए? रोजगार हो मिल जाए या तमाम और चीजें हैं, क्या लगता है जरूरत है? हाँ, जरूरत है। क्या जरूरत है आप लोगों को? पानी की सख्त जरूरत है और पानी खेतों में देना काम बहुत कम है। रोजगार की कितनी जरूरत है? आप भी नौजवान है, रोजगार की कितनी आवश्यकता आपको? मजदूरी करते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन मोदी से कोई आसपास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे आपको नौकरी मिल सके, आप 4 पैसे कमा सको मजदूरी के अलावा? सैनिक स्कूल में उसी में मजदूरी करते हैं और पैसे कमा के खाते हैं। कितने ऐसे यहाँ पे युवक हैं जो मजदूरी करते हैं? बहुत से हैं।
80% मजदूर हैं और फिर 20% तो क्या आपको आगे क्या उम्मीद है? आगे उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ हम लोगों के लिए, नए युवाओं के लिए कुछ करे और सब लोगों को रोजगार दे। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पकौड़े तल के बेचे, या अगर सब लोग पकौड़े तलने लगे। अब चुनाव आने वाला है और चुनाव हुए भी हैं और आने वाले भी हैं, तो अब आपको क्या उम्मीद है? हाँ, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोगों को नौकरियां मिले, सरकार सब लोगों की समस्याएं सुने, किसी को कुछ दिक्कत ना हो। ये युवा आवाज है, ये युवा आवाज है। युवा आवाज चाह रही है कि रोजगार मिले। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग भी हैं। ये बताइए भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस गांव में आप कब से रह रहे हैं और क्या कभी लगा कि गांव में कोई विकास कार्य हुए? हाँ, विकास हुआ है, रोड बनी है, सड़क बनी है। और बिजली कैसी है? बिजली है, पानी की दिक्कत है ज्यादा और बच्चों के लिए नौकरी नहीं है किसी को। पानी निकासी की कोई समस्या है गाँव में? कहीं नहीं है, पानी निकासी नहीं हो पाता नहीं। है। अच्छा, और अब चुनाव आने वाला है, आपको क्या उम्मीद है? जो भी आप चुनेंगे, क्या उम्मीद है आपको? हमारे गांव पुनर्वास का है, यहाँ पर वो आए थे विधायक जी, तो वो कह रहे थे अब की के चुनाव में हम आपको सबको भूमिधर बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, तो अब सुनवाई नहीं हुई। एक और आवाज आई है कि सुनवाई नहीं हुई है। हमारे साथ देखिए, ये वो है जिनको अब उम्मीद है आने वाले जो चुनाव हैं, जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी, जो भी यहाँ इस सीट से सांसद होगा, उसके ऊपर इन गाँव वालों की बड़ी जिम्मेदारी है। इन गाँव वालों के जो सपने पूरे होने हैं वो हैं। जो को है नाली नहीं बनवा रहे हैं, नाली की परेशानी है, पानी की परेशानी है। हाँ? और कुछ पानी हुए जमाई तो फसल अच्छी हुए। और ये टंकी में पानी भी नहीं आ रहा है, आ जाना चाहिए। टंकी बन जाए, टंकी है नहीं, टंकी बन जाए। वादी बना दी, करने लगी टंकी है। हाँ, यहाँ मंदिर पे उसी में भी पानी नहीं है। गंदगी देखना सर, आप ही देख रहे हैं कैसी गंदगी है, देखो। साफ सफाई हुई नहीं, वो सर वो आती मैडम तना झाड़ू लगा के अभी आई, तना थोड़ी झाड़ू लगा के भाग जाती है। आज आई थी, आज जिन्हें पता था कि ये आ रहा है तो आज आई थी। क्या क्या काम हुए हैं गाँव में पिछले 5 साल में और क्या काम हो गए हैं? काम तो अभी कुछ नहीं दिख रहा सर, कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या जरूरत है बताओ, काम की हो जाए आपके गाँव में, सफाई हो जाए, पानी पहली जरूरत तो है, पानी हो जाए गाँव में। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव आएगा, इस गांव के लोग किसको वोट करते हैं, और जो वोट करते हैं और जब वो वोट करने जाएंगे तो उनके लिए क्या उनके अपने अरमान होंगे, क्या सपने होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। झांसी से कैमरामैन इरशाद के साथ अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।